बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ ईशा अलतमान और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और आगाज़ की जो हम दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर करते हैं, आज की खबर यह है कि अमेरिका के अमीर तरीन शख्स हैं मुकेश अंबानी। उनके महंगे तरीन घर में जनाब, अमेरिका के या इंडिया के? इंडिया के अमीर तरीन शख्स हैं मुकेश अंबानी। उनके घर में एसी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या माजरा है, वो गर्मी में रहते हैं, एसी के बगैर कैसे रहते हैं? ऐसा नहीं है जनाब। उनके घर में सेंट्रली एयर कंडीशन सारा सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो ऑटोमेटेड सिस्टम पर मबनी है और उसे खुद से आप उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। वो खुद ही टेम्परेचर, बिल्कुल, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल टेम्परेचर रखता है। और आप बाहर, आपके गर्मी चल रही है, मौसम अंदर से बिल्कुल कूल रखेगा। और अगर बाहर आपके सर्दी चल रही है तो अंदर से बहुत वार्म और बड़ा ही कूजी सा आपको देखने के लिए वेदर मिलेगा। बिल्डिंग है ना ये, बेसिकली आपको दूर से ही उस शाहराह पे नजर आती है जहाँ पे ये वाक़ है। 27 मंजिला ये शानदार इमारत जिसे इंटीलिया बोला जाता है, सिर्फ एक घर नहीं बल्कि जनाब ये कोई बिल्कुल ये सस्ती सी इमारत नहीं है। 15,000 करोड़ भारतीय रुपए से जायद की मालियत है ये जनाब, जिसकी जो तफसील हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो तमाम ही हैरत अंगेज़ हैं। अगर इसके बारे में बात किया जाए, इस शाही घर में 3 हेलीपैड्स हैं जनाब, 6 मंजिला कार पार्क है, 50 सीटों वाला प्राइवेट सिनेमा भी है जुनेद इसके अंदर, और योगा सेंटर, स्पा, हर एक चीज भी देख सकते हैं। और आपको पता है इसके अंदर स्नो रूम भी मौजूद है, जिसकी दीवारों से बारीक बारीक स्नो जो है वो निकलती रहती है और एक इफेक्ट देती है आपको कि आप बर्फबारी में कहीं पर रह रहे हैं। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। यानी कि किसी होटल में जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जो लग्जरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, जो आसाइश हैं, जो सहूलियात यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं रहने वालों को, वो इनके लिए काफ़ी हैं। और इस शाही घर में जिस तरह से आपने भी बताया कि 6 मंजिला का पार्किंग भी है और 50 सीटों वाला प्राइवेट सिनेमा, योगा सेंटर, और जिस तरह आपने बताया कि स्नो यहाँ पर सिनेमा भी मौजूद है, योगा सेंटर भी मौजूद है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी वीडियोस भी आती हैं जब मुकेश अंबानी की जो बीवी है नीता अंबानी, वहाँ पर वो योगा करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए में नजर आती हैं, तो वो रूम भी वहाँ पर दिखाया जाता है। 600 मुलाजमीन है जी, 24 घंटे यहाँ पे काम करते हैं। माना बिजली का जो बिल है वो 70 लाख भारतीय और तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 2.25 करोड़ रुपए से भी जायद की रकम है। और एक ये लग्जरी गाड़ी की कीमत अगर एक का अंदाजा लगा दिया जाए तो इंडिया के अंदर जो एक बिल आता है एक महीने का, बहुत महंगी मौजूद है, करोड़ों रुपए पर लग्जरी गाड़ियां। और इसकी तामीर जनाब 2006 से 2010 के दरमियान हुई थी और उस वक्त इसकी जो लागत है, अब तो ये 15,000 करोड़ की मालियत का हो चुका है, लेकिन उस वक्त इसके ऊपर जो लागत आई थी वो तकरीबन $2 अरब की आई थी। तो बिल्कुल जी, ये शानदार इमारत है मुकेश अंबानी और उसकी फैमिली की, जहां पर वो रहते हैं। और वो मीम भी आपने देखी होगी ना, भगवान के सामने मुकेश अंबानी उनकी फैमिली खड़ी हुई है, तो अमूमी तौर पे भगवान से उनका जो भी मांगा जाता है, तो ये मीम में उनके लिखा हुआ है कि जी भगवान आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बताइए। अल्लाह ताला ने इतना दिया मुकेश अंबानी को, तो इस तरह की मीम बनना तो फिर जाए। बिल्कुल जी। और मुकेश अंबानी के बारे में एक और बात बड़ी मशहूर है कि उसने अपने बच्चों को पाला तो बड़ी मोहब्बत से है, लेकिन उसने अपने बच्चों को बड़ा ही प्रैक्टिकल और बड़ा ही आसाइशों से दूर रख के पाला है। और उसके बेटे की वाकया था जो उसने शाहरुख खान के साथ कोड किया, उसके छोटे बेटे ने जिसकी शादी रिसेंटली, उसने कहा कि जब मैं अपने दादा के साथ जा रहा था तो मैंने रोड के ऊपर बैलून्स बिकते हुए देखे और मैंने अंदाजा लगाया कि ये बैलून की कॉस्ट क्या होगी और ये कितने में बेच रहा होगा। उसके बाद उसने कहा कि मैंने 10 रुपए का वो पैकेट खरीदा और घर आके उन बैलून्स को अपने मुंह से हवा भर के मैंने भरा और फिर मैं वापस गया, गली में निकला और मैंने उनको बैलून्स को बेचने की कोशिश की। तो ये वो स्पिरिट थी, एक बिजनेसमैन स्पिरिट, क्योंकि उसने अपने बच्चों में भी एक मैसेज भी है कि हमें भी बैठे बिठाए ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि सब कुछ मिल जाएगा। तदबीर करना, एफर्ट करना, मेहनत करना, ये वाबस्ता है अल्लाह ताला की। कोई भी बैठे बिठाए मुकेश अंबानी नहीं बन जाता, मेहनत का ही। आगे बढ़ते हैं अपने टॉप 5 स्टोरीज की तरफ आते हैं नाज़रीन। सबसे पहले बात होगी PSL सीजन 10 की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से शिकस्त दे दी है और तीनों के तीनों मैचेस अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत चुकी है। मुल्तान अपना कोई भी मैच नहीं जीत पाई। बिल्कुल जी। मौसम की भी बात कर लेते हैं क्योंकि मौसम इस वक्त काफ़ी ख़राब है रावलपिंडी का, और कल का मैच जो है वो बारिश की वजह से ताख़ीर से शुरू हुआ। महकमे मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई सामने आई है। मौसम मज़ीद भी मरतूब रहने की उम्मीद थी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि बारिशों की पेशगोई है, पूरा पंजाब जल थल हो सकता है। बिल्कुल। और फिर ये भी बात होगी कि क्या मसनूई ज़हानत हमारे तालीमी मुस्तकबिल का रुख बदल रही है, क्योंकि AI का दौर है और कहा यह जा रहा है कि 2025 में या उसके कुछ सालों बाद किसी ने AI में अबूर हासिल ना किया तो फिर वो दुनिया में जो दौड़ जारी है आगे निकलने की, उसमें बहुत पीछे रह जाएगा।
और एक टाइम आया था जब मेटा की बात हो रही थी और अब एआई की बात हो रही है। तो फ्यूचर में अगर आपने सर्वाइव करना है तो एआई कितना ज़रूरी है, मस्नूई ज़हानत तालीमी मुस्तकबिल का रुख बदल सकती है, ये भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि हुकूमत का प्रॉपर्टी की फ़रोख्त में 3% टैक्स ख़त्म करने का फैसला एक अच्छा इनिशिएटिव है। पाकिस्तान के रियल एस्टेट पर कैसे असरअंदाज होगा, इस पर भी होगी तफसील से बात। और फिर आखिर में बात होगी कि शादी करने के लिए बेहतरीन उम्र कौन सी है, क्योंकि बहुत से जो आपके हल्का अहबाब में लोग होते हैं वो आपको प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से मैट्रिक का रिजल्ट होता है ना, उसकी सबको टेंशन होती है, आपसे ज्यादा आपके रिश्तेदारों को टेंशन होती है, उसी तरह से शादी की भी टेंशन आपसे ज्यादा आपके रिश्तेदारों को टेंशन होती है। तो आपको सवालात कर करके वो परेशान कर देते हैं। लेकिन इसका हल क्या है, सही उम्र क्या है और उससे पहले क्या क्या कुछ कर लेना चाहिए मुस्तकबिल बनाने के और लिए? क्या इस इंतजार में सही उम्र की तलाश में उम्र गुजर तो नहीं रही, इस पर भी तफसील से बात। लेकिन अपने टॉपिक की जाने वापस आ जाते हैं जनाब। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 10 के 7वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को 47 रन से जनाब शिकस्त दे दी है। तो ये शिकस्त से एक बार फिर से सामना करना पड़ा है मुल्तान सुल्तान को, जो 47 रन से शिकस्त दिया। अच्छा खेल था। वैसे भी जुनेद, आपको क्या लगता है कि क्या परफॉर्मेंस? मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पूरे फॉर्म में है, अपने टाइटल का दिफा करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक 7 मैचेस हो चुके हैं और 7 मैचेस में कौन कौन सी टीम्स किस पोजीशन पे हैं पॉइंट्स टेबल पे, क्या स्कोर है, इसके लिए हमारे साथ ही होंगे चौधरी अशरफ साहब। लेकिन इससे पहले कि हमारे साथ गपशप करें, ज़रा आपको लिए चलते हैं चौधरी अशरफ साहब के पास, जो पॉइंट टेबल पे आपको समझाएंगे। जी चौधरी साहब, क्या इस वक्त परफॉर्मेंस है, क्या कारकर्दगी है हमारी टीम्स की, हमारे PSL के तमाम मेंबर्स की? जुनेद, इशाल, सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप लोगों को। और क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प और जो कांटेदार मुकाबले हैं वो तो जारी हैं। पॉइंट्स टेबल पर किस टीम की क्या पोजीशन है, आइए मैं आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 मैच खेले और तीनों के तीनों उन्होंने जीते, और वो अपने होम ग्राउंड पर रावलपिंडी में उसने तीनों मैच जीते। और उसके बाद नंबर 2 की पोजीशन पर लाहौर कलंदर्स की टीम है। लाहौर कलंदर्स टीम जिसने 2 मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल भी जीत रखा है, वो 3 में से 2 मैच जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 पर मौजूद है। इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स जिसने पाकिस्तान सुपर लीग का 1 मरतबा टाइटल जीत रखा है, लेकिन इस मरतबा वो 2 मैच अभी तक उसने खेले हैं, 1 जीता 1 हारा, और 2 पॉइंट्स के साथ वो पॉइंट्स टेबल पर नंबर 3 की पोजीशन पर मौजूद है। कराची किंग्स 2 ही मैच जीते खेले और 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट्स के साथ उसका जो रन रेट है वो माइनस में है, -1.417। और मैं सबसे पहले उन लोगों की अब बात करना चाहता हूं जिन्होंने, आपने देखा होगा गुज़िश्ता 1.5-2 साल से पाकिस्तान टीम को लीड किया। बाबर आजम की बात करूंगा, मोहम्मद रिजवान की बात करूंगा। आपने तो दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया चौधरी साहब, आपने दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया बाबर आजम की बात करके। बाबर आजम की माशाल्लाह से जितनी शानदार परफॉर्मेंस है, पहले मैच में 0 फिर दूसरे में 1, मतलब आप ये समझ नहीं रहे तसलसल से बेहतरी आ रही है? इशाल, यही वजह बनी है। देखे, जो अपनी फ्रेंचाइज टीम को कामयाबी नहीं दिला रहे, वो पाकिस्तान टीम की जो नाकामियों का सिलसिला है इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। बाबर आजम की नाकस परफॉर्मेंस और उसके बाद मोहम्मद रिजवान की नाकस हिकमत अमली की वजह से इंटरनेशनल मुकाबलों में ये तो बड़ी तशवीश की बात है का सामना करना। चौधरी साहब, हमारे टीम के कैप्टन भी तो रिजवान है, और जिस तरह से हम बता भी रहे हैं कि उनकी टीम ने 2 मैचेस खेले, दोनों हार गए, नाकिस हिकमत अमली। इंटरनेशनल तो क्या, अपने ही होम ग्राउंड पे अपनी ही सीरीज या PSL के अंदर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो क्या देखिए, 2 मैच खेले मुल्तान सुल्तान ने, मुल्तान सुल्तान दोनों मैच हार गई है और ये दोनों उसके मैच अच्छे हुए हैं। और जहाँ तक पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम की क़यादत में है, वहाँ पर साइम अयूब जो हमारे उभरते हुए नौजवान बल्लेबाज हैं ओपनिंग, वो भी उस स्क्वाड में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों टीमें अभी तक मैच नहीं जीत सकी, दोनों को अपने इब्तदाई दोनों मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है अभी तक, क्योंकि टूर्नामेंट के 7 मैचेस मुकम्मल हुए। आज आराम के बाद फिर कल से 8वां मैच होगा, और उसके बाद अब टूर्नामेंट का जो रुख है वो रावलपिंडी और कराची के बाद अब मुल्तान का भी रुख करेगा। फिर उसके बाद 24 तारीख से लाहौर में भी पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजेगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। टीमों के लिए अभी बहुत सारे मौके बाकी हैं कि वो पॉइंट्स टेबल पर नीचे से ऊपर और ऊपर की टीमें नीचे आ। चलें चौधरी साहब, मेरे ख्याल में पॉइंट टेबल तो आपने बता दिया, आए तशरीफ रखें आप, और थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जो अभी तक हालात हमें लग रहे हैं, जिस मोमेंटम में हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड दिखाई दे रही है, अपने टाइटल का दिफा कर रही है, लग तो ये रहा है
कि इस बार भी वही लीड करेंगे या कोई टफ टाइम देने के लिए है आपको लगता है? देखिए जी, अभी टूर्नामेंट का इब्तिदा है। मैंने बताया कि अभी बहुत सारे रंग इसमें तब्दील होंगे, क्योंकि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड तो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है, जब वो अवे जाके खेलेगा, फिर पता लगेगा कराची उनकी में सलाहियत खेलने, कुछ मुल्तान में खेलते हैं, कुछ लाहौर में खेलते हैं, उस वक्त पता चलेगा ये टीमें क्या रंग बदलती हैं। क्योंकि मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले जाने हैं, और तो अभी बहुत सारे मैचेस हैं, अभी 2-2, 4-4, हर टीम ने 10 मैच खेलने हैं। तो लिहाजा जो टीम नीचे है वो अब कोशिश करेगी अपनी लेकिन आपको कौन सी टीम लगती है, क्योंकि आप कह रहे हैं बहुत सारे रंग नजर आएंगे, तो कौन से रंग नजर आने वाले, कौन सी टीम आपको लगता है कि अचानक से ऊपर आ जाएगी, जिसके प्लेयर्स अचानक से कोई ऐसी परफॉर्मेंस दे देंगे? इशाल, इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड का नो डाउट जो स्क्वाड है वो पलड़ा बड़ा भारी बैलेंस है और उन्होंने बड़े सोच समझ के अपने टीम का इंतखाब किया। लेकिन कराची किंग्स की टीम भी बहुत ज़बरदस्त है और वो कमज़ोर टीम नहीं है, वो आपको आइंदा आने वाले दिनों में सरप्राइज देगी। और अच्छा, यंग कराची टैलेंट के पर भी हवाले बड़ी से बात हो रही थी कि डेविड वार्नर को लाए जाने के बावजूद उनकी कप्तानी, ऐसे बंदे को कप्तान बनाया जाना, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर को लाके जो कि रिटायर हो चुका है, और फिर उनकी कप्तानी में भी वो वाली परफॉर्मेंस ना निकल के आना, उनके ऊपर भी तनकीद तो बड़ी हुई थी। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि कराची किंग जो है वो अभी फॉर्म में वापस आएंगे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि अब वो फॉर्म में वापस आएंगे, क्योंकि डेविड वार्नर वन मैन आर्मी है और वो अकेला ही मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखता है। और ऐसे खिलाड़ी जब अकेले मैच का पासा पलटते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। हम डेविड वार्नर की तो बात कर रहे हैं कि वो नहीं चला, क्या बाबर आजम चला? क्या मोहम्मद रिजवान ने एक मैच में तो संची की, अगले मैच में वो नाकाम हुआ? तो इसकी वजह क्या है? कोई भी नहीं चल रहा, हमारे अपने प्लेयर्स भी नहीं चल रहे, सीनियर प्लेयर्स नहीं चल रहे, गैर मुल्की भी नहीं चल रहे, ये क्या अदम दिलचस्पी है या पिचेस का मसला है? वजूहात क्या देख रहे हैं? और जुनेद, मैंने बताया ना कि वजूहात यहाँ पर अभी टीमों के जो ग्रुप है ना, वो असल में प्लेयर्स जल हो रहे हैं, सेटल जल नहीं हुए, क्योंकि कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, ये कोई लंबे अरसे से कोई इकट्ठे खेल नहीं रहे, इकट्ठे इनकी बॉन्डिंग नहीं है। तो अब जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा ये बॉन्डिंग होगी, एक दूसरे का साथ देंगे कि भाई आपने ये रोल इख्तियार करना है, आपने ये रोल इख्तियार करना है, फिर ये जैसे होगा उसमें बेहतरी आएगी। आप ये कह रहे हैं, लेकिन नया टैलेंट आपको क्या लग रहा है कि वो क्या वाकई में निकल के सामने आएगा जिसकी तवक्को की जा रही है अरसा दराज से? मेरा नहीं ख्याल कि इस टूर्नामेंट से आपको कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्रा नाम नजर आएगा। आपको यही साहबजादा फरहान जो है उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 संचियाँ की, अब उसने PSL में फिर संची, साल में 4 संचियाँ स्कोर करने वाला दुनिया का ये चौथे 5वें प्लेयर्स उसमें। तो क्या वजह थी साहबजादा फरहान हमारे साथ मौजूद होने के बावजूद हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको यूज़ नहीं किया? क्या हमें पता नहीं था कि वो इतना अच्छा प्लेयर है कि वो कम अज़ कम बाबर आजम या रिजवान से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं हमें? इशाल, हमने आप लोगों ने इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही के बीच में जो जिम्मेदार हैं यही लोग शामिल हैं। यानी कि ये दोस्ती यारी की जब टीम बनी थी तो इन्होंने किसी प्लेयर्स को बीच में आने ही नहीं दिया। तुम मुझको न्याजी आक्सी, मैं तुझसे न्याजी आक्सी, ये वो है कि तुम मुझे सपोर्ट कर, मैं तुझे सपोर्ट कर, तुम दूसरा बीच में ना आए। वैसे ही मुहावरा बड़ा मजे का, तुम मुझको न्याजी आक्सी, मैं तुझको न्याजी आक्सी, यही हमारी टीम में भी हो रहा है। ये टीम में हो रहा था कि आपने मुझे सपोर्ट करना है, बाहर से कोई आ गया तो हमारी जगह खत्म हो जाएगी। आप देखिए, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन है, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं उसने किया। अब वो नीचे से आपको पता है जो मोहम्मद हारिस है वो भी विकेट कीपर बैट्समैन, अग्रेसिव खेलता है, लेकिन उसको मौका नहीं मिला क्योंकि रिजवान टीम में है। अच्छा, जब एक और चीज मुझे लगता है बाबर, मैं आपकी बात, बाबर आजम नाकस परफॉर्मेंस, और डोमेस्टिक में हमारा साहबजादा फरहान सबसे ज्यादा रन्स कर रहा है। एक डोमेस्टिक में 660 रन्स करके वो टॉप रिकॉर्ड बनाता है, लेकिन उसकी टीम में जगह नहीं मिलती। तो अच्छा, एक जो चीज मुझे आपसे उस दिन पूछ रहे थे हम लोग कि क्यों नहीं PSL के अंदर हम वो रश नहीं देख रहे, शायकीन क्रिकेट का भी रुझान नहीं देख रहे, और फिर PSL की परफॉर्मेंस भी उस तरह से नहीं है, और फिर हम देखते हैं जो फ्रेंचाइज मालिकान हैं, जिस तरह से अली तरीन साहब की गुफ्तगू और कंट्रोवर्शियल बनाना अपने ही इवेंट को, क्या समझते हैं किस तरह की उनकी ये उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही, ये अलग मामला है, लेकिन उनकी वो खुद भी सीरियस नजर नहीं आ रहे हमें अपनी फ्रेंचाइज में परफॉर्म कर रही। जब 250-200 रन्स बन रहे हैं तो इसका मतलब टीमें परफॉर्म कर रही हैं। ये पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है उसकी नाकस हिकमत अमली है। उन्होंने इसको कहीं जगह ब्रांडिंग ही नहीं किया। आपको नजर आते हैं लाहौर में कहीं बैनर लगे हुए कि यहाँ पर सुपर लीग के मुकाबले होने हैं, लेकिन वन साइडेड मैचेस नहीं लगते आपको? वन साइडेड मैचेस तो नहीं, एक टीम परफॉर्म करे, मार्जिन बहुत बड़ा है, जिस लीड से जीता जा रहा है चौधरी साहब, वो तो बहुत ज्यादा। जुनेद,
पिछला इवेंट देखें तो उसमें टॉस जीतने वाली टीम बाद में बैटिंग करती थी और सारे मैच वो जीतती थी। इस मरतबा जो पहले खेल के 250 रन या 200 रन बोर्ड पर बनाता वो जीत रही है। देखिए हालात चेंज होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो चेस करने वाली टीम है, हम एक टाइम था जब देखते थे कि जितने ओवर जितनी बॉल्स थी उतने ही रन रह जाते थे, फिर आखिरी बॉल तक आखिरी ओवर तक टीम्स का एक दूसरे को लेके जाना, आधे से ज्यादा शायकीन क्रिकेट तो वो पहुंच जाते थे, हॉस्पिटल पहुंच जाते थे दिल के मरीज बन के। अब तो वो सिचुएशन ही देखने को नहीं मिल रही। क्रिकेट चीज ऐसी है, ये ज्यादा रुलाती है और कम हंसाती है, और जब हंसाती है तो फिर आपको पता है हमारी जो कौम है वो छोटी छोटी खुशियां तलाश कर रही होती है, जब वो उनको मिलती है तो वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन चॉइसअप अगर आपको याद हो पिछले पीएसएल, उससे पिछले पीएसएल, सारे पीएसएल में रश लगा हुआ होता था, जमे गफीर होता था, एक लोग फैमिली के साथ बच्चों के साथ आते थे और बड़ा पार्किंग जो लॉट है वो सारा फुल होता था। इस बार तो तमाशाई कम है, सिक्योरिटी वाले ज्यादा। ये आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता, मैं आपको इसकी एक और वजह बताता हूँ कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी 10 मैच खेल के गई है न्यूजीलैंड टीम, उसके बाद फिर आपने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की है, वहां पर लोग रजे हुए हैं देख के मैच। लोगों के पास पावर नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, ये भी सही बात। और आपको अगर इन लोगों को लाना है, आपको जनरल स्टैंड की महंगाई बड़ा टिकट है वो 200-250 स्कोर करनी चाहिए, क्योंकि आप टूर्नामेंट का पैसा तो आप ब्रॉडकास्टर के जरिए कमा चुके होते हैं। तो आपकी तो ये जो गेट इनकम है ये तो जानी है तमाम फ्रेंचाइज को। 95% जितने भी आपकी गेट इनकम है ना, ये इन फ्रेंचाइज में इक्वल तकसीम होनी है। ये नहीं कि सबसे ज्यादा महंगी 6 अरब की टीम है मुल्तान सुल्तान तो उसको ज्यादा। फाइनल किसके अंदर दरमियान होता देख रहे हैं? फाइनल को प्रेडिक्शन आपकी, और आपकी फेवरेट कौन सी है जो साहब? देखिए मेरी फेवरेट टीम इस वक्त इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर्स है, और लाहौर कलंदर्स में यही सेमीफाइनल फाइनल में जाते देख रहे हैं। नहीं, अभी तो सेमीफाइनल के दूर की बात है, अभी तो बहुत। आपका तोता क्या कहता है, कौन सी टीम हो सकती है 2 फाइनलिस्ट में? नहीं, ये कहना कबल अज़। अच्छा चलें मैं क्रिकेट को इतनी देर से कवर कर रहा हूँ तो ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी इनके बाज़ प्लेयर ऐसे हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए आए हैं, वो वापस चले जाएंगे, या कुछ ऐसे बाहर बैठे हैं इंटरनेशनल प्लेयर, जब वो इनके स्क्वाड में का हिस्सा बनेंगे फिर टूर्नामेंट का रंग ही तब्दील। और पाकिस्तानी अनप्रेडिक्टेबल भी है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, पता ही नहीं चलता। दिन में कुछ रात में पाकिस्तानी है ना, तो सारी टीम हमारी अपनी है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, हम मौजूद थे और उम्मीद करते हैं कि जो टीमें अभी परफॉर्म नहीं कर रही वो दोबारा से मोमेंटम में आए और अच्छा परफॉर्म करें। जानदार किस्म के मैचेस लड़के फाइट करके अगर आप खेलें, बेशक हार में जाए तो उसमें अफसोस नहीं होता, लेकिन वो पैशन नजर आना चाहिए टीम्स के अंदर मैचेस में। बिल्कुल जी, दीगर हम इश्यूज अभी भी बाकी हैं, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। आज़िम वेलकम बैक, और बात कर लेते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जिन्होंने इस बार रिकॉर्ड बनाया है तरसीलात ज़र भेजने में। और आपको याद होगा खान साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी ओवरसीज़ हैं वो बिल्कुल रेमिटेंसेज ना भेजें और इस हुकूमत को दिवालिया करने में किरदार अदा करें, लेकिन उसका उल्टा असर हो गया। बिल्कुल जी, 4.1 अरब डॉलर्स की नाज़रीन तरसीलात ज़र भेजी गई हैं, जो कि नया रिकॉर्ड भी है। तो हुकूमत ने भी सोचा कि इनको पे बैक करें, कुछ बदले में इनको फैसिलिटेट किया जाए। तरसीलात ज़र का आना हो सकता है कि क्योंकि रमज़ान के दिन थे, फिर ईद त्यौहार थी और लोगों ने अपने घरों में बहुत सारे पैसे, लेकिन एक नया रिकॉर्ड तो बना, नया एक रिकॉर्ड बन चुका है। लेकिन अब जो गवर्नमेंट की जानिब से एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, इनके लिए अदालतें कायम की जा रही हैं जनाब, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और लेकिन उनकी किसी भी फॉरम पर रसाई नहीं होती है, वो कहीं पर भी अपना केस पेश नहीं कर सकते हैं, फिर उन्हें पाकिस्तान में आके बाकायदा पेश होने की जरूरत पेश आती है, जिसकी वजह से आप वीडियो लिंक के ऊपर पेश भी हो सकेंगे और उनके केसेस भी सुने जाएंगे। दूसरे सूबों में भी खुसूसी अदालतों पर काम किया जाएगा। समुद्र पार पाकिस्तानी वीडियो लिंक पर पेश होंगे। उन्होंने ऐलान किया कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानियों के बच्चों का 5% कोटा मुख्तस किया जा रहा है। जामियात में 10,000 सीटों में 5% नशिस्तें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की होंगी। और आर्मी चीफ की तरफ से भी सराहा गया इन इक़दामात को, इनकी तायद की गई है और कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाइयों को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है जुनैद कि जो 15 पाकिस्तानियों को अवार्ड्स भी दिए जाएंगे जिन्होंने तरसीलात भेजी हैं। पाकिस्तान की तरसीलात हमारी मजमूई एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा हो गई हैं। तो ये इक़दामात इन तमाम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर परवेज़ इकबाल लोसर साहब, चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा खिदमत भी दिया गया है आपकी काविशों के एतराफ़ में, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है यकीनी तौर पर। आप कितने मुतमईन हैं जो ये तमाम फैसिलिटेशन की जा रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को? बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आप समझते हैं कि देर आए दुरुस्त आए? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अभी ये जो आप अपने इंट्रो में कह रहे थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है रेमिटेंस जो है रिकॉर्ड भेजा, चीज़ें
असल में हुकूमतों की, अपोजिशन की और गवर्नमेंट की जंग तो चलती रहती है। खुशाइंद है ये तमाम इकदामात। वज़ीर आज़म का भी इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आज हमारे पाकिस्तानी यूरोप, अमेरिका और ख़लीज से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। एक जो इवेंट था गुज़श्ता रोज़ जिसमें आर्मी चीफ़ ने भी ख़िताब किया, वज़ीर आज़म ने भी ख़िताब किया, बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में ओवरसीज़ यहाँ पर मौजूद थे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो इस बात को सराह भी रहे हैं। वो कहते हैं कि शबाना रोज़ मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमा के पाकिस्तानियों ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शबाना रोज़ का वो जिक्र कर ही देते हैं हर हाँ, मामले में, ये बड़ी अच्छी बात है। शबाना रोज़ का जिक्र तो जरूर करते हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा जी। अच्छा, ये बात जो मैं कह रहा था कि हम जो वहाँ तकलीफें और सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उसका एक ही मकसद है, हमारे यहाँ ख़ानदान है वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें और उसमें हम कामयाब हैं। और अगर हमें कोई ये कहे कि अपने माँ बाप, बहन भाइयों या वतन में पैसा ना बोझो भेजो, तो ये एक मेरे ख्याल में सियासी मुखालफत की बजाय ये मुल्क के साथ मुखालफत आ जाती है। ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, ये जो ओवरसीज कन्वेंशन था, मेरे ख्याल में पहले ये जो डॉक्टर साहब, ये जो सियासी रस्साकशी हो रही थी जिसमें खान साहब कह रहे थे कि अब जो तरसीलात बाइकआउट कर दिया जाए और जो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ₹1 भी पाकिस्तान ना भेजें, ये जो उनका कहना था ये किस वजह से था? क्योंकि जो पैसा भेजा जाना है वो हुकूमत के अकाउंट में तो जाना नहीं है, वो तो पाकिस्तानियों ने अपने लवाहिकीन को, अपने घर वालों को या अपने फैमिली मेम्बरान को, अपने खानदान था। और उसका उल्टा असर कैसे हो गया? उन्होंने मना किया और रेमिटेंसेस का नया रिकॉर्ड बन गया है। ये हम कोशिश करेंगे, डॉक्टर साहब एक बार फिर से राब्ता मुनक़ता हुआ है और यकीनन बहरहाल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी एक सर्कल चलना है, उनकी फैमिलीज़, उनके बाल बच्चे, उनके अहलोयाल यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर से डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, यही जिसकी आप भी बात कर रहे हैं कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल हुई थी चेयरमैन PTI की तरफ से, लेकिन उसका उल्टा असर कैसे हो गया? ये महज इत्तेफाक है या रद्द-ए-अमल आया है ओवरसीज़ की तरफ से? ये मैं आपको बताऊं कि ये रद्द अमल आया है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी, ये जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर एक बात चल रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी किसी एक शख्सियत के साथ हैं, किसी एक पार्टी के साथ हैं, ये सरासर गलत हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी मादरी वतन पाकिस्तान के साथ हैं। अगर मौजूदा गवर्नमेंट ये क्लेम करे कि ये हमारे साथ है, ये भी गलत होगा। जो जा चुके हैं अगर ये भी गलत होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का जीना, मरना, उठना, बैठना, रहते तो हम प्रदेश में हैं लेकिन दिल हमारे पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। अभी ये बातें जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुतनाज़े करने की, ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर रूल एंड डिवाइड करने की, एक पार्टी के वहां 10-10 लीडर पैदा करने की चीजें हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान देंगे, ये रियासत को नुकसान देंगे, इस मुल्क को नुकसान देंगे। और ये ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क की माशियत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं। ये मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे से चल रहा है। अभी कभी हमें ये जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उस वक्त तक इंतजार करूंगा जब इनके ऊपर अमल होगा। लेकिन अगर हमें इस मुल्क में हजारों तकालीफ भी, आप क्या चाहते हैं डॉक्टर परवेज साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हुकूमत को किस तरह के इकदाम करने चाहिए? और आपने कहा कि प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा तब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, अभी तो ऐलानात किए गए हैं। आप क्या तवक्कुआत रखते हैं? हुकूमत को किस तरह के इकदाम करने चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए? किस तरह की सहूलतें उन्हें दी जानी चाहिए? और जिस तरह से अलहदा से कोर्ट्स बना दी गई हैं, क्या उस मामले से आप सेटिस्फाई हैं? देखिए, कोर्ट बना देने मैम ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो अभी लान हुआ है ना। लान के बाद जिस दिन ये पहला कोई केस सॉल्व होगा, जब ये वहाँ के हमारे मिशन, एम्बेसीज या कौंसलेट में हम लोग, जैसे अभी मैं आपके साथ ये जूम पे हूँ, ऐसे जब वो जूम पे आके अदालत में पेश होंगे, कोई फैसला होगा। अभी तक ओवरसीज पाकिस्तानियों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस दफा जो है तो ये हुआ है कि ये गैर सियासी प्रोग्राम हुआ है। अभी इस बार मुख्तलिफ ये है डॉक्टर साहब के आर्मी चीफ भी उस कन्वेंशन का हिस्सा थे जिसमें आप भी मौजूद होंगे यकीनी तौर पे, और खुसूसी अदालतों की बात हो रही है, खुसूसी ऑफिस मुख्तस किया जा रहा है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए खुसूसी सेल बनेगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी बनाने के अहकाम भी जारी हुए हैं, और मार्च में समंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से जो रेमिटेंसेज भेजी गई हैं, ये यकीनी तौर पर उसकी भी एक्नॉलेजमेंट है। और यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, उसमें कोटा भी मुख्तस किया गया है। तो इकदाम तो बहुत से हैं, काफ़ी है या और भी कुछ होना चाहिए? अभी मेरे ख्याल में आप माशाल्लाह इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं। इस पर जो ये कन्वेंशन था, इसका मेन ऑर्गेनाइजरों में मैं भी था, और मैंने वहाँ आर्मी चीफ से दो बंदे पहले मैंने वहाँ पर स्पीच भी की, अपनी तकरीर भी की। और ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, वहाँ पर इनका आने का मकसद एक था
जो ये पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा हो रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ये पाकिस्तान के साथ हज़ारे यकजहती के लिए और पाकिस्तानी फौज और स्पेशली अपने सिपा सलार के साथ ये हज़ारे यकजहती के लिए आए थे। और उस दिन जो आर्मी चीफ ने स्पीच की है वो वाकई एक सिपा सलार की चीज थी कि पाकिस्तान से बाहर बैठकर ये सोशल मीडिया जो शैतानी मीडिया पे पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, और वे चंद एक लोग जो कहते हैं कभी बलूचिस्तान ले लेंगे, कभी हम जो है ये ले लेंगे। जी हाँ, और ये उनको सोचना चाहिए कि अगर इस तरह की वो बात करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, तो वो अपनी भी बदनामी कर रहे हैं, अपने आप को भी डैमेज करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज इकबाल लोसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आदमी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो ब्रेन ड्रेन करने वाले हैं ये अपने हरकतों से बाज आ जाए, इनको कुछ हासिल नहीं होगा। ये मुल्क दुश्मन अनासर हैं जिनका कला कमा करना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने साथ ही साथ सराहा भी है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो कहते हैं ये तो हमारे पाकिस्तान के अंदर एक शम्मा रोशन करने वाले लोग अच्छा इनिशिएटिव है दोनों तरफ से। उम्मीद करते हैं कि पाए तकमील तक पहुंचने के वो तमाम मंसूबे, वो यकीन दहानियां, वादे जिस पर अभी कहा जा रहा है कि अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया। हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है मौसम के अंदर। तारीख में पहली बार शायद इतने बड़े ओले पड़े हैं जिसकी वजह से बहुत नुकसान भी हुआ है। स्टॉर्म से कितना हैवी नुकसान हो चुका है इसके बारे में भी आपको तखमीनन हम बताएंगे कि कितनी गाड़ियों का नुकसान, फसलों का नुकसान हो चुका है, और महकमे मौसमियात इस हवाले से क्या कहता है कि अब ये मौसम किस तरफ करवट लेगा। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं और बात करते हैं जुड़वा शहरों की, जहां कल देखने में एक हैवी किस्म का हमने स्टॉर्म देखा, और ये तूफानी बारिश के साथ यालाबारी थी जिसकी मैं बात करी, उसने शहर का नक्शा ही बदल दिया। और वो हुआ भी अचानक है, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला, लोग बड़े नाराज हैं महकमा मौसमियात से। हालांकि कुछ उन्होंने फोरकास्ट की थी कि बारिशें हो सकती हैं दबे लफ्जों में, लेकिन खुल के उसका इजहार नहीं किया, लोगों को बिल्कुल संभलने का मौका नहीं मिला। बड़े बड़े ओले पड़े, और वो जो गोल्फ की बॉल होती है उस साइज के ओले पड़े हैं, गाड़ियों के शीशे टूट गए, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये हुआ क्या, एक नुकसान था जो कि बर्दाश्त करना पड़ा। फैसल मस्जिद में हमने खराब हो गई हैं, फैसल मस्जिद के ऊपर जिस तरह से बड़े बड़े ओले पड़े हैं, और वहां पर जितना नुकसान हुआ है, शीशे गाड़ियों के टूटे हैं। और अब असल मसला यही है कि क्या फोरकास्ट करने वालों को ये पता ही नहीं था, उन्होंने इंडिया ही नहीं दिया, उन्होंने बहुत ईजी ले लिया, उन्होंने सुस्त रवि का मुजाहरा किया, लोगों का अरबों का नुकसान हो गया। एक रिपोर्ट हमने तैयार की, पहले वो देखिए, इस पर तफसील से बात करते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा या कुछ और। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्हिका इलाकों में अप्रैल के महीने में दिसंबर जैसा मौसम। तूफानी बारिश और शदीद यालाबारी से जुड़वा शहरों में होने वाली यालाबारी की शिद्दत इतनी थी कि सड़क पर खड़ी गाड़ियों के शीशे तक न बचे और किरची किरची हो गए। यहाँ तक कि फैसल मस्जिद के छत पर लगे शीशे भी टूट गए। जिली इंतजामिया की जानिब से फील्ड अफसरान को निशेबी इलाकों से निकासी आब के लिए इंतजाम करने का कहा गया। ये हमारे साथ डॉक्टर एजाज अहमद साहब मौजूद हैं, माहिर माहौलियात, उन्हीं से जानते हैं ये तमाम सूरत हाल जो है किस तरह से पैदा हुई। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर एजाज अहमद साहब आपको। डॉक्टर साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं खुश्क साली का खदशा है, कहत साली का खदशा है, बारिशें कम हो रही हैं, दूसरी तरफ एकदम से हम देख रहे हैं हेलस्टॉर्म इतनी शिद्दत से आया है कि तमाम चीज़ें तोड़ फोड़ का शिकार हो गई हैं। हम देख रहे हैं जितना हैवी था, बहुत सारा नुकसान हो चुका है अब तक। तो इसको मौसमियाती तब्दीलियों के साथ जोड़ा जाएगा या फिर कहा जाएगा कि ये गैर जिम्मेदाराना रवैया था कि पता होने के बावजूद फोरकास्ट नहीं की गई कि शहरी इससे पहले अवेयर होते? मेरा ख्याल है ये जो ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का, ये उसका एक हिस्सा था, क्योंकि उसमें इंटेंसिटी और जो प्रिडिक्शन जो है वो आप नहीं कर सकते। ऐसे बेमौसमी जो है हालात पैदा होने के चांसेस होते हैं कि जो अभी तक जो जिस तरह बात हो रही थी, आप लोग भी जो सारे बातें कर रहे थे वो हीट वेव की बातें कर रहे थे, लेकिन ये कि अचानक ऐसे लग रहा था कि ये कोई ऐसा सिस्टम जो है वो कहीं ट्रैप हुआ था जिसको मूव करने का जो है ना वो कहीं अपॉर्चुनिटी मिली है। और उसके बाद जो है मैं इस्लामाबाद में ही था और मेरा ख्याल में कि 30 सेकंड के अंदर इतनी शदीद धूप थी, मैं सीढ़ियों से नीचे आया तो एकदम धड़ 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 आवाजें आना शुरू हो गई। तो इतनी जो है अनएक्सपेक्टेड ये हुआ है। ये डॉक्टर साहब, इसके लिए हमें अपने निज़ाम को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, या जितना भी मौसर कर लिया जाए महकमा मौसमियात की तरफ से अपना निज़ाम, ये इसको फोरकास्ट करना, इसके प्रेडिक्शन करना मुमकिन नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं?
आई थिंक कि जो जनरली बड़े बड़े ममालिक जो एडवांस ममालिक हैं उसमें भी जो प्रिडिक्शन होती है वो 100% तक नहीं जा सकते, फिर भी एरर थोड़ा बहुत होता है। लेकिन यस आई थिंक इस सिस्टम को बेहतर करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रिडिक्शंस होती हैं उसकी जो टाइम फ्रेम है वो तकरीबन मेरे ख्याल में अभी इस वक्त जो कैपेसिटी है वो हफ्ते तक की प्रिडिक्शन जो है वो होती है, और अमूमन 80% से ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट होती है। तो अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है ये जो मौसमियाती तब्दीलियां, या फिर हम देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा चेंज एकदम से वेदर के अंदर आना, या फिर ये सिर्फ पाकिस्तान इसके ज़ेरे असर है? देखिए जो कल का इवेंट था ये तो एक बहुत ही एक अचानक हुआ है, इसको शायद कोई और भी इस तरह इतनी एक्यूरेसी के साथ मैयर ना कर सकता, प्रिडिक्ट ना कर सकता, लेकिन ये ग्लोबली जो है वो सिचुएशन ऐसी है। अब आप देखें पिछले साल जो यूरोप में बहुत सख्त गर्मी पड़ी जो कि अनप्रेसिडेंटेड थी, इसी तरह जो अमेरिका में जो तूफान आते रहे पिछले दिनों, आग भी लगी वहाँ पे जी। अच्छा एक चीज़ डॉक्टर साहब ये बताएगा कि बारिश का होना, अचानक होना और ओले पड़ना ये भी इस्लामाबाद पिंडी के लिए, वहाँ के शहरियों के लिए तो मामूल की बात है, लेकिन ये जो गोल्फ बॉल साइज़ के ओले पड़े हैं, इतने बड़े साइज़ के ओले डेवलप हो जाना, इसकी वजूहात क्या हैं? ये किस तरह से बनते हैं और फिर इतनी शिद्दत से इनका बरसना, इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा होते हैं? नहीं बेसिकली तो ये है, ये अनएक्सपेक्टेड था। अगेन फिर वही बात है कि जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो चीजें हैं वो आप अनएक्सपेक्टेड आपको चीजें जो नहीं, मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ कि इनकी बनावट के पीछे क्या वजूहात कार फरमा हो सकती हैं कि ये जो वही है कि एक्यूमुलेट होता है जो पानी जो है आपके जो भी क्लाउड्स में, तो उसमें जब ज्यादा इंटेंसिटी हो जाती है तो अल्टीमेटली वो जो है या तो बारिश की फॉर्म में होते हैं, या फिर ये है कि वो ये जो ओले हैं उसकी फॉर्म में जो है वो बन जाते हैं। देखें ओले कोई नई चीज तो नहीं है जी। अब ऐसे लग रहा है ज़ाहिर के कोई ऐसा सिस्टम जो है एक्यूमुलेट होता रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और अच्छा एक चीज़ है, इस बड़े महदूद इलाके में था, रावलपिंडी में इतना नहीं था जितना कि इस्लामाबाद में जिसका जो है ना वो फोकस था। तो इट सीम्स कि मे बी मारगला की पहाड़ियों का जो सिलसिला है उसने कोई रोल प्ले किया कि जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा इस तरफ, क्योंकि अगर आप पहाड़ की तरफ देखें वहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है, जो हम शहर की तरफ जा रहे हैं तो वो नुकसान की जो है ना इंटेंसिटी वो कम थी। तो वो जब ये फॉर्मेशन बनना शुरू होती है तो उसके बाद फिर जो आपका विंड है उसकी जो इंटेंसिटी होती है, क्योंकि विंड पे थंडर स्टॉर्म था, और जैसे ही ओले शुरू हुए उसके साथ साथ जो है इंतहाई तेजी के साथ जो है वो हवा भी जो डॉक्टर साहब आज से कुछ साल पीछे चले जाएं, अगर आज से कोई 12-13 साल पीछे चले जाएं तो लाहौर के अंदर जो कि एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता था, लाहौर के अंदर भी इसी किस्म का हेलस्टॉर्म देखा गया था, और हमने देखा था कि लाहौर की सड़कें एक बार सफेद हो गई थी, फुटपाथ सफेद हो गए थे। और क्या 10-12 साल पहले भी अगर देखा जाए तो ये मौसमियाती तब्दीलियों का असर था, या फिर इसको किसी और चीज़ के साथ लिंक करेंगे? नहीं, ये देखें ऐसे इवेंट्स जो हैं, इंडिविजुअल इवेंट्स जो हैं वो होते हैं कि जो एकदम तेजी से, अब जैसे हम दर्जा हरारत की भी बात करते हैं, बाज़ का दर्जा हरारत 52-53 पे चले जाता है, तो वो कभी कभी चंद सालों के बाद जो है इस तरह जो है वो होता है। तो ये ऐसे इवेंट्स जो हैं वेदर के वो होते हैं। अब अगर हम देखें, हम जब ये कहते हैं कि जी गर्मी का या बारिश का पिछला 60 साल रिकॉर्ड टूट गया, 60 साल पहले जो रिकॉर्ड था वो अब टूट गया। अब 60 साल पहले भी ऐसे इवेंट हुए, लेकिन वो इवेंट्स होते हैं, वो इंडिविजुअल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वो जो है वो प्रोलॉन्ग नहीं होते हैं मुमकिनात में से। अच्छा एक और चीज़, ये डॉक्टर साहब जिस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत तो होगी ही इस बार, लेकिन मानसून की बारिशें, प्री मानसून की भी बारिशें मामूल से ज़्यादा होने का खदशा है, आप इसको इंडोर्स करेंगे और क्या क्या उसके फिर असरात हो सकते हैं? देखें अब जो है हीट वेव का तो अभी भी ये जो है प्रेडिक्शन वो चल रही है कि मे बी नेक्स्ट वीक से फिर दोबारा टेम्परेचर जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाए। अभी तक जो है वो यही है कि ये जो इसके असरात हैं 3-4 दिन या मे बी मैक्सिमम एक हफ्ता रहेगा, उसके बाद फिर वो जो है हीट वेव जो है वो आगे कुछ अरसे तक मौसम बेहतर रहेगा, असर जो है वो ज़ायल नहीं होगा, लेकिन उसके बाद हीट वेव और गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, और उसके बाद फिर प्री मानसून और मानसून का जो है वो उसकी आगाज़ शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर एजाज अहमद साहब, माहिर माहौलियात। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आपका ही मच जाएगा। स्टे विद अस।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और बात कर लेते हैं आवाम को दिए जाने वाले रिलीफ की। हुकूमत ने रियल स्टेट सेक्टर और उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म किया है और कहा जा रहा है कि जी एक बड़ा रिलीफ दिया गया है, शायद दोबारा से मार्केट बहाल हो, इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है वो बहाल हो और थोड़ी हलचल पैदा हो। बिल्कुल जी, लेकिन ये हलचल पैदा होगी और क्या वाकई ये रिलीफ दिया जा रहा है? क्योंकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो आयद की जा रही थी उसको अब ख़त्म किया जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है एहसन मलिक साहब, प्रॉपर्टी टैक्स एनालिस्ट हैं, स्टूडियो इस्लामाबाद से मौजूद है हमारे साथ। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। एहसन मलिक साहब, क्या ये वाकई रिलीफ मिलने जा रहा है? प्रॉपर्टी खरीदने वालों को, बेचने वालों को टैक्स छूट दी जाएगी? किस तरह का रिलीफ है ये? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, और ये FED क्या है, फेडरल टैक्स ड्यूटी, ये किस तरह से रिलीफ देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशाल, सबसे पहले तो ये है कि ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी वैसे ही रियल इस्टेट पे लगाना एक बहुत बड़ी हमाकत थी। पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि रियल इस्टेट के ऊपर लगे, क्योंकि ये गुड्स और सर्विसेज पे लगती है। जैसे आपने पूछा ये FED है क्या। सेकंड चीज़ ये कि गवर्नमेंट को देर आए दुरुस्त आए, गलती का एहसास हुआ। कुछ प्राइम मिनिस्टर की टास्क फोर्स की तजावीज़ में भी ये चीज़ शामिल थी और 10 दिन पहले IMF ने इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया था। तो ये पिछले को 72 घंटों में डेवलपमेंट हुई काफ़ी, जिसके अंदर ये डिसाइड किया, भी फैसला हुआ है गवर्नमेंट लेवल पे फाइनेंस मिनिस्टर तक कि जी इसको एबॉलिश किया जाना चाहिए। तो अब ये इसकी जो समरी है वो फेडरल कैबिनेट को जाएगी और फेडरल कैबिनेट ये डिसाइड करेगी कि इसको मनी बिल की शेप में लेकर आना है बिफोर बजट या फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत लेकर आना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने इतना अरसा 1 जुलाई से लेके आज तक लोगों को जेल में रखा है, तो आप बराए मेहरबानी, क्योंकि अगला जो असेंबली का सेशन है वो तो 5 मई को स्टार्ट होगा, तो अभी भी को 20 दिन पड़े हुए हैं। तो आप थोड़ा सा ये लोगों को एटीज करें कि आप इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू ले आए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज मलिक साहब, सिर्फ ये ना रह जाए कि ये हुकूमती फैसला है। अच्छा, 10 माह के बाद ही इसको वापस ले लिया गया। कितना डैमेज हो चुका है और कब तक ये रिकवर हो पाएगा? इसको वापस रिवर्स होने में कितना टाइम लगेगा? और ये जो एतमाद बहाल होना है, इसके लिए और क्या कुछ करना होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से PDM की गवर्नमेंट आई थी तब से लेकर अब तक रियल स्टेट सेक्टर जवाल पजीर ही है। कोई खबर आती है तो उससे भी एक ऑक्सीजन मिलती है, थोड़ी सी हलचल पैदा होती है, लेकिन फिर जब पता लगता है कि वो सिर्फ खबर थी और फैसला अमल दरामद के लिए नहीं था, तो फिर से वही फुकदान पैदा हो जाता है एतमाद साजी का। तो क्या और कुछ होना करना बाकी है हुकूमत की तरफ से? जी जुनेद, मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस दे देता हूँ। कल मुझे ना जब ये खबर मीडिया पे चलना शुरू हुई तो मुझे इंटरनेशनल प्रिंट मीडिया की तरफ से भी काफ़ी कॉल्स आई, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, जो आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली आप रियल इस्टेट को एक पेशेंट ट्रीट करें जो कि ICU में है और वेंटिलेटर पे है जी। इस इकदाम से अगर गवर्नमेंट इमीडिएटली प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस ले आती है तो फिर ये होगा कि ये जो मरीज है ये वेंटिलेटर से उतर जाएगा, रहेगा ICU में। जब तक आप प्रॉपर एक पैकेज और मराहत नहीं दे, मरीज ही रहेगा। जब तक आप प्रॉपर उसको मराहत नहीं देंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा, ओवरसीज पाकिस्तानी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे लोग बाहर पैसा भेजना बंद नहीं करेंगे। अच्छा, मलिक साहब, ये बताया जा रहा है कि इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जो IMF के साथ हुए हैं उसमें रियल एस्टेट सेक्टर में चोरी रोकने का मुतालबा भी किया गया था। तो हुकूमत ने सालाना जो 10 मिलियन से जायद आमदनी है उसके ऊपर 10% सरचार्ज आयद किया गया था हुकूमत की जानिब से। उस नए माली साल में ये सरचार्ज भी खत्म करने का फैसला किया गया। उससे इस सेक्टर को कितना बूस्ट मिलेगा, कितनी बेहतरी आएगी इसमें? जी इशाल, बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि ये बजट उम्मीद है कि थोड़ी बेहतरी लेकर आएगा, और जो पिछला बजट इन्होंने प्रेजेंट किया था उसमें जो फिगर्स प्रेजेंट किए गए थे वो डूएबल भी नहीं थे, अचीवेबल भी नहीं थे। और पब्लिक पे जो टैक्स पेयर्स हैं, चाहे वो सैलरीड क्लास है चाहे वो बिजनेसमैन है, उनको तो बिल्कुल आपने स्क्वीज कर दिया, उनके लिए ब्रीदिंग स्पेस नहीं छोड़ी। और बल्कि लोगों ने यहाँ तक मैनेज किया, मतलब आप खुद एक चैनल में बैठे हुए हैं, कि लोगों की जो सैलरी थी उन्होंने टैक्स से बचने के लिए उसको डिवाइड कर दिया ताकि टैक्स का बर्डन ना आए।
तो अभी मैं समझता हूँ कि जो डिस्कशन हो रही है वो ये बड़ी खुश आइंद है। आप ये और बात कर रहे हैं, उम्मीद अब है कि इनिशिएटिव इनको होने IMF चाहिए भी मलिक understand साहब, बिल्कुल करेगा। होने चाहिए, लेकिन जो हमने माजी में देखा है कि बड़े बड़े टाइकून्स या इन्वेस्टर्स ने आर्जी तौर पे इन्वेस्ट किया, अरबों रुपए मार्केट को आर्टिफिशियली ऊपर ले गए, ख़ास तौर पे जो ब्रोकर्स हैं, जो ये इन्वेस्टर्स से अपने मकासद के लिए, और जो जेन्युइन बायर है उसका नुकसान हो गया। हलचल तो होनी चाहिए, ट्रांजैक्शंस तो होनी चाहिए, लेकिन आर्टिफिशियली मार्केट इतनी ऊपर ना चली जाए कि आम बायर के पहुंच से दूर चली जाए। उसके लिए भी कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए मलिक साहब। जी जुनेद, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। रियल एस्टेट हर आदमी की, हर फैमिली की एक बुनियादी ज़रूरत है और आम आदमी की रीच में रहनी चाहिए। बट मैं अगेन ये इसका भी मुर्दे इल्ज़ाम हमारे अदारे मतलब FBR को ठहराऊंगा कि वो चीज़ों का चेक एंड बैलेंस ओनली नॉट FBR, तमाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चाहे वो पंजाब है चाहे वो सिंध है, कि इतनी सोसाइटीज लॉन्च होती हैं, इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। विदाउट NOCs इनकी सेल होती है, स्पेकुलेशन होती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कहती है कि इसमें ब्लैक मनी पार्क होती है और टैक्स की रिकवरी नहीं होती। तो बेसिकली इस बजट में उम्मीद है ऐसा मैकेनिज्म आएगा जिससे चीजें रजिस्टर भी होंगी, प्लस आम आदमी की रीच में प्रॉपर्टी रहेगी भी। और प्राइम मिनिस्टर भी इस पे बड़े फोकस्ड हैं कि आम आदमी को अपनी छत मिलनी चाहिए, उसके लिए मॉर्गेजेस पे बहुत काम हो रहा है। मलिक साहब, आप Access to समझ रहे हैं finance के कि जरिए। आम आदमी अपनी छत खरीद पाएगा? मैं और जुनेद अभी निकल जाएं तो क्या कोई अपना प्लॉट खरीदने की पोजीशन में आ गए हैं? कीमतें इस तरह से हो पाएंगी? और ये जो अभी दावे किए जा रहे हैं ये प्रैक्टिकल हो पाएंगे? कब तक हो जाएंगे? कब तक कोई आम शहरी, कोई गरीब हम जैसा भी जाके कोई घर, कोई प्लॉट खरीद पाएगा? इशाल, मोस्ट लाइकली 3 जून को बजट पेश होना है, तो 3 जून के बाद आप और जुनेद जाइएगा प्लॉट ढूंढने के लिए। अगर कोई पॉलिसी पॉजिटिव हुई तो इंशाल्लाह ताला चीजें आपको बेहतर रेट पे अच्छी चीजें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, ऐसे सब पिछली दफा भी हमने देखा था कुछ महीने ही पहले, जब ये बात की गई थी कि अब टैक्स छूट दी जाएगी और एक बार फिर से फ्लरिश किया जाएगा, एक बार फिर से तमाम जो ड्यूटीज़ लगी हुई हैं रियल एस्टेट के ऊपर, जो तमाम टैक्सेस लगे हुए हैं उनको हटाया जाएगा ताकि एक बार फिर से इस पूरे जो रियल एस्टेट है इसको खड़ा किया जा सके। लेकिन हमने देखा कि वो फिर दावे के दावे रह गए, फिर IMF का बीच में इंटरफेरेंस हुई और उसके बाद फिर वो मामला रुक गए। लेकिन उस दौरान भी हमने देखा था कि प्राइजेस एक बार फिर से बूस्ट की थी, जो तमाम प्रॉपर्टी की प्राइस ऊपर गई थी, वो चाहे घर हो, कोई प्लाजा हो, कोई वो क्यों ना हो, प्लॉट ही क्यों ना हो। लेकिन उसके बाद ये खबरें ही साबित हुई, उसके बाद फिर से एकदम से कीमत नीचे गिरी। तो क्या इस बार भी ऐसा तो नहीं होगा, ये झटका ही सिर्फ देने के लिए किया जा रहा हो? इशाल, बात ये है जिस बात की आप कर रही हैं उसमें भी फाइनेंस मिनिस्टर ने आके कहा कि टैक्सेस ओवर हमने लगा दिए हैं रियल एस्टेट के ऊपर। चेयरमैन FBR ने कहा और हम इनको रैशनलाइज करने की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए आपके इंट्रो के बाद मैंने आपसे कहा कि अभी ये खत्म नहीं हुई, हुकूमत ने फैसला किया है, बाकी फेडरल कैबिनेट इसका डिसीजन लेगी। एक बहुत अरसे के बाद ये बात स्टार्ट हुई कि इस सेक्टर को मराहत देनी है, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को चलाना है। तो वो जो आपने 1 महीने में रियल एस्टेट में एक्टिविटी देखी, वो एक पॉजिटिव न्यूज का फल था। बट जब IMF के पास गए तो मैं समझता हूं कि IMF के सामने हमारा केस प्रॉपरली प्रेजेंट ही नहीं हुआ। अगर वो प्रॉपरली प्रेजेंट होता तो शायद, लेकिन वो IMF की तलवार तो मलिक साहब अब भी लटक रही है हमारे सरों पे, हुकूमत के सर पे। और ये जो फैसला साजी के अंदर 180 डिग्री का चेंज आता है, साबिका हुकूमत की बात करते हैं, PTI की हुकूमत की, वो एमनेस्टी दे देते हैं, गो के उस पर भी सवालात उठे कि काला धन आप सफ़ेद करने की खुलेआम किस तरह से इजाज़त दे सकते हैं। लेकिन उससे बड़ा बूम मिला रियल एस्टेट सेक्टर को। फिर अगली गवर्नमेंट आती है, वो बिल्कुल ही जिस तरह आप कह रहे हैं वेंटिलेटर पे पहुंचा देती है रियल एस्टेट सेक्टर को। तो इतना ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, ये फैसला साजी में इतना ज़्यादा जो चेंज है, ये कितना डैमेज कर रहा है उस सेक्टर को जिसके अंदर सैकड़ों सनतें वाबस्ता हैं, करोड़ों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। ये इतनी चेंजिंग कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? अच्छा जुनेद, नहीं, इसमें ना आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट हो, आपने PTI गवर्नमेंट का इमरान खान साहब का हवाला दिया, अगर आप उसका फर्स्ट
2 इयर्स का कंपैरिजन उठा लें तो उन्होंने भी आते साथ रियल एस्टेट को अंडर स्ट्रेस रखा और उसके बाद इकोनॉमी चलाने के लिए कोविड में उन्होंने कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया। तो बात यह जो भी गवर्नमेंट आती है वो आते साथ सबसे पहले रियल एस्टेट को ही टारगेट करती है। उसकी सबसे बड़ी एक वजह यह है कि इस इंडस्ट्री का कोई अपना अदारा, कोई माई बाप, कोई वाली वारस नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो इसके ऊपर टैक्सेशन अनाउंस कर देता है, जो पॉलिसी लाना चाहता है वो पॉलिसी ले आता है। बेसिकली हमें इस सेक्टर को एज ए इंडस्ट्री लेकर चलना चाहिए। इसमें बहुत पोटेंशियल है, स्पेशली फॉरेन ये इंडस्ट्री तो पहले से ही एहसन मलिक साहब है, लेकिन ये हुकूमत के मानने की जरूरत है। हुकूमत इसको एटलीस्ट जो है वो माने तो सही कि ये भी एक इंडस्ट्री है और इसको फ्लरिश करना बहुत जरूरी है। इसके साथ बहुत सारी सनतें वाबस्ता हैं, बहुत सारे लोग जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि मुल्क के रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर सकती है अगर इसको फ्लरिश किया जाए तो। बहुत शुक्रिया। एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रॉपर्टी टैक्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद, बता रहे थे कि अभी सिर्फ फैसले ऐलान हुआ है और उसके बाद उम्मीद पैदा हो गई है। उम्मीद करते हैं इन ऐलानात पे अमल भी होगा और बहुत से इनिशिएटिव लिए जाएंगे। इस सेक्टर के अंदर यकीनी तौर पर पोटेंशियल है और इसको अगर मजबूत किया जाए तो मुल्क की इकोनॉमी इससे मजबूत होगी और उसमें आपने उम्मीद की बात की, हम सब उम्मीद से हैं कि हुकूमत कुछ हमारे लिए सोचेगी और हमारे लिए बेहतरी के कोई ऐसे इनिशिएटिव लेगी। उम्मीद की बात हो रही है तो चैट जीपीटी ने बड़ी उम्मीद दिलाई है उन स्टूडेंट्स को जो कि अपना होमवर्क पहले नहीं कर सकते थे। तो कितनी तब्दीली आ चुकी है, क्या ये फायदेमंद है? मजेदार वाकया भी है उससे कि जीडीपी से ये पूछा गया कि बीवी मनाने का कोई वाकया ये तो उसको भी नहीं पता तो इसका जवाब किसी को नहीं पता। लेकिन असाइनमेंट्स कितनी बनाई जा रही हैं, कितना फायदा तालीमी निजाम को इससे, इस पर ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कर लेते हैं और बात करते हैं चैट जीपीटी की। तालीम में मसनूई ज़हानत एक तब्दीली की कुव्वत के तौर पर उभरी है और ये इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। तालीमी तरीक़ों की गहराई से नई तारीफ़ इसकी होती है चैट जीपीटी से, लेकिन असातिज़ा और तलबा के लिए जहाँ पर नए मौक़े खुले हैं वहीं पर असातिज़ा कहीं ना कहीं निगलेक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि आप चैट हर चीज़ की आप मदद ले रहे हैं चैट जीपीटी से। सिर्फ वॉइस कमांड के जरिए आपकी पूरी असाइनमेंट्स बन रही हैं जनाब, तो ये कितना अच्छा है, कितना नुकसानदेह हो सकता है। और पहले नकल से नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, अब तो मेरे ख्याल में सिर्फ चैट जीपीटी की जरूरत है। जी हाँ, आयशा ज़ीशान साहब हमारे तालीम हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा साहब आपको वेलकम कहेंगे। चैट जीपीटी एआई का दौर है, बहुत से फ़वाइद भी हैं और अगर आप इस दौर में शामिल होना चाहते हैं टेक्नोलॉजी की, फ्यूचर की, तो आपको ये सीखना तो ज़रूरी है। लेकिन हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा ईजी नहीं हो जाएंगे, रिलैक्स नहीं हो जाएंगे, तो इसको किस तरह से कंट्रोल करना है? क्या इसका कोई मैकेनिज़्म तैयार किया हमारे तालीमी निज़ाम ने या जो सिखाने वाले हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये कि एक्सेस तो हर चीज़ की ही ख़राब है। वो तो चाहे आप खाना भी लगा लेना, दुनिया में बहुत ज़्यादा खाना खाने से ज़्यादा लोग मरते हैं, कम खाने से कम लोग मरते हैं, तो वो एक्सेस तो मतलब है ही बुरी। लेकिन अगर आप एक अच्छा चेक एंड बैलेंस रखते हैं एज पेरेंट, एज टीचर और जो भी एज गाइड है, तो फिर मेरा ख्याल है कि अपेरेंटली इतना नुकसान नहीं है। इट्स अ टूल, ऑब्वियसली इसकी अहमियत से इनकार तो आप नहीं कर सकते। टूल एज टूल यूज किया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको अपना ब्रेन बना लेते हैं और आप उसके ऊपर इतना मसला ये है कि सीखने के दौर में है ना, सीखने के दौर में अभी हम पेरेंट्स भी सीख रहे हैं। बच्चे क्योंकि आजकल के बच्चे हैं तो वो 4 हाथ आगे हैं, बिल्कुल है। तो कहाँ पे इनको रोक देना है कि इतनी मदद लेनी है, ये भी तो हमें तय करना होगा। और ये कौन तय करेगा? देखिए, आज का जो टाइम है ना, इसमें आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम बच्चों को ये एक्सेस देते हैं। जैसे अगर थोड़े से हम प्राइमरी लेवल के अपने बच्चे ले लें जो ऐसे स्कूल्स में जा रहे हैं, क्योंकि अब तो उनका होमवर्क भी पोर्टल पे आता है, आप अपना होमवर्क भी खुद सर्च करते हो, आपके हाथ में डिवाइस है। जब आपके हाथ में डिवाइस है एंड यू नो हाउ टू यूज इट, तो फिर आपकी क्यूरोसिटी तो बढ़ती है। हम बच्चों को खुद ये एक्सेस दे रहे हैं कि आप अपना होमवर्क ढूंढो, निकालो, उसको ऑनलाइन सर्च करो, ये चीज़ गूगल करो, वो चीज़ गूगल करो, और उसके बाद एक असाइनमेंट तैयार हो जाती है। इतनी एक्सेस अगर हमने बच्चे को दे दी है तो उसको चैट जीपीटी का भी ऑब्वियसली पता है। वो क्यों चाहेगा कि मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, एक्सप्लोर करूँ, ऑब्जर्व करूँ और फिर आंसर लिखूँ? वो सीधा जाएगा, एक प्रॉम्प्ट करेगा और उसके बाद उसको आंसर मिल जाएगा एंड दैट्स। मैं अपने बेटे को ही देख रही थी, अभी वो 11 ईयर्स ओल्ड 12 ईयर्स ओल्ड हो गया और वो
वो मुझे एक असाइनमेंट बना के दिखा रहा था और उसमें वो उसने फैक्ट्स डाले हुए थे जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी और मुझे पता भी नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं थी वो चीज़ें। हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो उसने उसमें ऐड की हुई थी। मैं हैरान भी हुई और मुझे खुशी हुई कि अच्छा बच्चे रिसर्च कर सकते हैं बिल्कुल, और बड़े आसानी से वो इस चीज़ को कम्पीट कर सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन जहाँ पर ये बड़ा आसान हो गया है स्टूडेंट्स के लिए, वहीं पर असातिज़ा की अहमियत कम होती जा रही है। जहाँ पर हम असातिज़ा से बैठ के सीखते थे, उनसे बार बार पूछते थे, वो चीज़ कम होती जा रही है। हम असातिज़ा को अब कुछ समझते ही नहीं, हम समझते हैं कि मेरे ख्याल में यही उस्ताद है जो इस वक्त मुझे मिल गया हुआ है। क्या ये तरीकाकार दुरुस्त होगा? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमने उसको एज टूल यूज करना है, उसको अपना टीचर हम नहीं बना सकते ना। टीचर का काम ये है कि वो एक आपके सामने 20 बच्चों का एक ग्रुप बैठा हुआ है, उसके 20 माइंड्स हैं, 20 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, और एक बच्चा वो 20 सवाल सुनता है, 20 उसको रिस्पॉन्सेज मिलते हैं और वो 20 चीज़ें सीखता है। जबकि अगर आप ChatGPT पे एक क्वेश्चन लिखते हो, आपको एक ही टाइप का आंसर मिलेगा विच लुक स्मार्ट। वो इतना स्मार्ट आंसर लगता है आपको कि आपको लगता है कि मैं इसके अलावा इससे अच्छा ना तो सोच सकता हूँ, ना इससे अच्छा लिख सकता हूँ, और वो उसी को कॉपी करता है। इससे असातिज़ा का सबसे बड़ा नुकसान, थॉट भी कायम कर सकता है, डिफरेंट किस्म की थॉट्स उस पॉइंट के हवाले से उसके माइंड में, लेकिन वो लिमिटेड है ना, वो उसका अपना ब्रेन नहीं है। और टीचर के लिए ये सबसे मुश्किल चीज़ है कि जब उसको कोई ऐसे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क, तो उसके लिए बच्चे को असेस करना बहुत मुश्किल है कि ये एक्चुअली बच्चे का अपना दिमाग है या सिर्फ ये एक जिसको आप ये ChatGPT का तैयार किया हुआ एक आंसर है। तो उसमें बच्चे का अपना जो इमेजिनेशन है, जो उसने खुद थिंक करना है, या उसकी जो अपनी क्रिएटिविटी है, वो तो ChatGPT को ना करने दें। तो इससे पहले कि बच्चे खुद से कुछ सीख जाएं, उसका नेगेटिव इस्तेमाल शुरू कर दें, तालीमी इदारों को और जो फैसला साज हैं उन्हें कोई हदूद तय करनी होंगी, उन्हें बच्चों को खुद से एजुकेट करना होगा, ना कि वो कुछ गलत सीख जाएं या उसका गलत इस्तेमाल शुरू करें। मैंने आपको पहले इसीलिए कहा कि एक्सेस तो ख़राब है, हर चीज़ की ख़राब है। हमें एक बिल्कुल जो है एक नॉर्मल और मीडियोकर किस्म का वे तो हर लाइफस्टाइल के अंदर आपको अपनाना होता है। यही वैल्यू हम अपने बच्चों के अंदर भी ऑब्वियसली चाहते हैं कि यही वैल्यू वो भी सीखें। स्कूल्स में अगर स्मार्ट बोर्ड्स है, गैजेटरी बच्चों को यूज़ करने की इजाज़त है, डिवाइसेस उनके हाथ में, तो ये एज एन एडल्ट मेरा और आपका काम है कि उसके ऊपर हमने चेक एंड बैलेंस रखना है। जैसे हम बच्चों का स्क्रीन टाइम आज हमने सीखा कि वो कितना ज़्यादा बच्चे के ब्रेन को इफेक्ट करता था, तो अब हम सीख रहे हैं कि स्क्रीन टाइम को लिमिट करो। अब जब बात हद से गुजर गई तो हमें इसको हद से नहीं आगे जाने देना, हमने इसको अभी कंट्रोल करना है। तो क्या बेहतरीन एज होगी बच्चों के हाथ में ये टूल्स देना और बच्चों को ChatGPT जैसी AI से रिलेटेड तमाम वो फंक्शंस या तमाम वो चीज़ें, ये गैजेट्स, ये तमाम चीज़ें देना, क्योंकि मैं ये समझती हूँ पर्सनली कि आप जॉब पे इनका इस्तेमाल कर रहे हैं AI का और अपने काम को आसान बना रहे हैं, वो ठीक है, सूटेबल लगता है। लेकिन बच्चों को ही आदी बना देना, आप कहीं उनको आलसी तो नहीं बना रहे हैं, आप बच्चों को आसानी परस्त तो नहीं बना रहे हैं कि कल बच्चे के ऊपर कोई मुश्किल पड़ गई तो वो तो उन मुश्किलात से निमटने की सलाहियत ही नहीं रखता। आपने बच्चे को इतना काहिल और आलसी बना दिया है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे और हमारे बच्चे की आंख से लेके ये जो 1 फुट का, बल्कि इससे भी समटाइम्स कम का फासला है, उसका सोचने का जो डिस्टेंस है और होराइजन है वो भी सिर्फ 1 फुट का ही रह जाना है। उसको नहीं पता होता कि उसके लेफ्ट और राइट पे क्या हो रहा है। अगर हम अपने इन्हीं बच्चों को कहते हैं ना कि ग्लास पानी का भरा हुआ है वो वहां पे रख दो, तो वो भी नहीं उनको समझ में आ रहा होता कि हमने स्ट्रेट चल के वो ग्लास कैसे रखना है, क्योंकि इतना ज्यादा ये फिजिटिंग जो है ये हमारे मोटर स्किल्स के बच्चों को, जो फाइन मोटर स्किल्स है, उनको इतना ज्यादा डैमेज कर रही है कि दे डोंट नो। आयशा साहब, जिस तरह से आप बता रही हैं, मसाइल तो बहुत से हैं, नुकसानात बहुत से हैं, तो एग्जैक्टली सही एज जिसकी इशाल भी बात कर रही थी, फिर किस उम्र में दिया जाए अपने बच्चों को ये तमाम? जब आपके बच्चे को आपने सिखा दिया कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आप बच्चे को ये सिखाएंगे कि व्हेन यू आर एक्चुअली इन नीड ऑफ समथिंग, कि आपको जब ज़रूरत है, जैसे हम पहले करते थे कि अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा होता तो हम गूगल जाते थे, अगर हमें किसी एक चीज़ की समझ नहीं, उतना अगर आपको क्रिएटिव राइटिंग का एक टॉपिक दे दिया कि इसके ऊपर आपने, सॉरी टू कट, मैं आपको यहाँ पर काटने लगी हूँ कि इससे पहले भी हम गूगल पे जाने से भी पहले हम डिक्शनरियाँ निकाला करते थे, हम डिक्शनरी से वो वर्ड कोई काम करते थे ना, बिल्कुल वो एक्टिविटी तो खत्म ही हो गई ना, कि हमें उसके साथ एक लफ्ज के कई माने पता चलते थे कि इसका ये मतलब भी हो सकता है, और ये इसलिए मैं यही आपको कह रही हूँ कि हम बहुत लिमिट कर रहे हैं ना, हर चीज़ को बहुत लिमिट कर दिया है। वो जो हाथ से पेजेस
पलटना और ढूंढना, उसमें कितनी सारी स्किल्स इन्वॉल्व थी। आपकी आईसाइट, आपका मतलब वो कहते हैं ना इंटेलिजेंस आपकी 5 सेंसेस से बनती है। आप सूंघते हैं, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप बोलते हैं। जबकि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सिर्फ हमारी आंख से ही काम करता है और कोई स्किल आपकी यूज नहीं होती। तो हम अपने बच्चों को बहुत मतलब हम रोबोट से ही उनको भी रोबोट बनाते जा रहे हैं, जहाँ पे उन बेचारों की कोई इमोशनल स्किल डेवलप फिजिकली भी नुकसान है, बिल्कुल है के साथ। जी बिल्कुल है, सारा दिन टैब, आप एक सोफे पे बैठे हुए इस तरह से आप मतलब आप फिजिकली देखें, ये जो क्रिएटिविटी होती है ये भी एक स्किल होता है और स्किल को जितना यूज करें वो उतना स्ट्रांग होता है। लाइक अ मसल, आप अपने जिस मसल को जितना ज्यादा वेट ट्रेनिंग करते हो वो उतना स्ट्रांग होता है। तो इसी तरह से अगर आप अपने जिस भी स्किल को यूज नहीं करेंगे वो कॉम्प्रोमाइज होगी। वो इन द फॉर्म ऑफ ये चैट जीपीटी, आप सोफे पे बैठे हैं, आपको हर आंसर मिल रहा है, बाकी सारी स्किल कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो उसमें तो कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। तो यानी कि ये सारी आसाइशें दें लेकिन अपना पास कंट्रोल, उसका रिमोट अपने पास रखें, गहरी नजर रखें। आपने एज पेरेंट, एज टीचर, इंस्टीट्यूट्स की ये ड्यूटी है कि वो बच्चों के ऊपर स्क्रीन टाइम या जो हमारे पास डिवाइसेस हैं उनका इतना कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। इसके लिए पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को एटलीस्ट सिखाया जाए कि बच्चे बुक रीडिंग करें और उसके अंदर से क्वेश्चंस के आंसर्स लेने की। देखिए एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, बच्चों को सिखाने से कुछ नहीं होता, हमने एज रोल मॉडल ये करना होता है। यही तो सबसे बड़ी आजमाइश है। एग्जैक्टली, ये हमारी आजमाइश है। हम जो करेंगे हमारे बच्चे वो करेंगे, वो हम जो उनको बताते जाएंगे वो नहीं करेंगे, वो आपसे क्वेश्चन। अच्छा आयशा, मैं बहुत नॉवल रीडिंग करती हूँ और मुझे इश्क है पढ़ने से, लेकिन इसके बावजूद मैंने नोटिस किया मेरे बच्चों को बिल्कुल शौक नहीं है। मैं उनके सामने नॉवल रीडिंग लेके बैठती रहती हूँ, नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं। आपको उनके साथ भी तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है ना, उनकी बुक रीड करके। जब तक आप उनकी बुक उनके साथ इंजॉय नहीं करोगे वो अपनी बुक को इंजॉय नहीं कर सकते। जिस तरह आप ये चाहते हो कि मैं बुक पढ़ी, वो अपनी बुक पढ़े, तो उसके साथ भी तो एक कंपेनियन होना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे। वो आपको उसको ये आपसे एग्जांपल मिलनी है कि मेरी मदर मेरे साथ मेरी बुक को एंजॉय करिए, तो तब वो इसको करेगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आयशा ज़िशान आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। और अपने बच्चों को हमें खुद सिखाना है, उन्हें देना है, उन्हें इन चीज़ों से दूर रखना है। ये नहीं मैं कहती कि उन्हें टेक्नोलॉजी से लेस ना करें, लेकिन एक ठीक वक्त पर। और यहाँ पर हम बिल्कुल एजुकेट करें ताकि उसके फ़वाइद तो हासिल हों, लेकिन जो उसके मुजरिमात हैं, जो उसके नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, उनसे बचा जा सके। अब जनाब यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल करेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जुनेद ने जब सबसे पहले हम प्रोग्राम शुरू करे थे, आगाज़ में आपको टॉपिक बताया था, वो ये था कि शादी की बेहतरीन उम्र क्या है, क्या उम्र गुजर तो नहीं गई और क्या आपने जल्दी शादी $1 मिलियन क्वेश्चन, क्योंकि आपसे ज़्यादा या हमारे से ज़्यादा रिश्तेदारों को इस चीज़ की टेंशन होती है कि आखिर आपकी शादी कब होगी। तो इसका सही जवाब क्या है, एक ब्रेक के बाद बताते हैं। Stay with us. नाज़रीन वेलकम बैक। और अब आपका पसंदीदा टॉपिक है जनाब, और सबसे बड़ा मसला जो हर मुल्क हर इलाके के अंदर होता है कि शादी कब होगी बच्चे की। कोई ख़राब हो रहा है, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, तो वालिदैन को लगता है कि हर चीज़ का हल शादी है, खासतौर पर रिश्तेदारों को, फूफुओं को, खालाओं को ये लगता है कि बच्चे की आपकी शादी लेट हो गई है, टाइमली कर दे। और अगर बच्चा कारोबार काम नहीं कर रहा तो भी उसकी शादी कर दे, बच्चा कुछ कमाता नहीं है शादी कर दे, बच्चा लिफंटर है शादी कर दे। हर मसले का हल है सिर्फ शादी। तो हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर आरिफ साहब आपको। डॉक्टर आरिफ साहब, आपकी कितनी उम्र थी जब आपकी शादी हुई, ताकि हमें पता चले कि सही उम्र क्या है शादी की? मेरा ना एक बहुत सीक्रेट आपने मुझे पूछ लिया, तो ये मुझसे ना पूछें। तो मैं बात बदलने के लिए जो आपने इंट्रो दिया उससे स्टार्ट करता हूँ कि आपने सिर्फ बच्चे की शादी की बात की। बच्चा ऐसा तो बच्चा है, शादी कर दो। बच्चियों के साथ भी ये मामला, ये घर के काम नहीं करती, इसकी शादी कर दो। ये पढ़ती नहीं है, इसकी शादी कर दो। ये जुबान चलाती है, इसकी शादी कर दो। तो ये 2 वे होना चाहिए। तो शादी के बारे में मेरा पूछा हुआ इसलिए नहीं बताऊंगा कि पहले मैं अपना फल्स नहीं, मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूं शादी के मामले में। और मैंने तो ये फैसला किया है कि अगर तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर कभी मुझे दूसरी जिंदगी मिले तो मैं मिसेज आरिफ सिद्दीकी बनूंगा। मैं इस हद तक इंस्पायर हूं। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट, जबरदस्त। ये तो हमारी भाभी के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ये तो खुद पसंदी भी हुई डॉक्टर साहब, आप मिसेज आरिफ सिद्दीकी बनना चाहते हैं, ये तो खुद पसंदी भी हुई। नहीं, इसकी रीजन है कि नेक्स्ट लाइफ अगर मिले तो उसमें मेहनत कोई और करे, शॉपिंग कोई और करे। मैं ये चाहता हूँ। अच्छा चलिए, सही उम्र हमारे मुद्दे की तरफ आते हैं ना, शादी सही उम्र कौन सी है, और साथ में ये भी बताएगा कि क्या हर मसले का हल शादी है? शादी की सही उम्र है ना, इसके बारे में अगर आप अपनी सोसाइटी में आसपास देखें तो मेरा ख्याल है कोई एग्जैक्ट आप एज का फिगर नहीं दे सकते। असल में इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली जब आप इस काबिल हो जाएं कि इस नई जिम्मेदारी को संभाल सकें, वही राइट एज है। कुछ लोग 20 साल में इस काबिल हो जाते हैं,
कुछ 30 साल में होते हैं और कुछ 40 साल में भी नहीं हो पाते। और आपने देखा कि जो लोग इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, वो किसी भी एज में शादी करें वो पूरे के पूरे खानदान के लिए मुसीबत बर्पा कर देते हैं। और दूसरी तरफ अगर वो मैच्योर है, स्टेबल है, तो वो 20 साल का भी जबरदस्त, हाँ जी, और दूसरी तरफ 20 साल की उम्र में भी लोग ऐसी जबरदस्त शादी निभा देते हैं कि वो काबिले रश्क होती है। वैसे शादी करना मेंटल एज के साथ है, फिजिकल एज के साथ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मैं थोड़ी देर पहले जुनैद से बात हो रही थी, जुनैद कहते जब मेरी शादी नहीं हो रही थी तो मुझे लग रहा था देर हो गई, बड़ी देर हो गई। कहते हैं मैंने पीछे पड़ के घर वालों को कहा कि मेरी शादी करवा दो। कहते जब शादी होगी तो मैंने कहा ओहो ये क्या हो गया है। तो ऐसा भी हो जाता है लोगों के साथ। यही आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब, क्या क्या चीजें, चाहे वो लड़का, मेरी बात का नहीं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, इसी बात को कि वो क्या क्या चीजें हैं जो लड़के और लड़की को जहन में रखनी है कि शादी के बाद उन्हें इसका सामना करना है, मेंटली प्रिपेयर होना कितना जरूरी है। असल में शादी से पहले जो आपकी तवक्कुआत होती हैं, शादी से पहले जो आपकी तवक्कुआत हैं वो बताती हैं कि आने वाली ज़िंदगी में आप कैसे जा रहे हैं। मैंने एक दफ़ा एक खातून से पूछा, इशाल ये मैं आपकी तरफ की बात करने लगा हूँ, कि शादी के बाद किसी ने लड़की से पूछा कि तुम लोग इतनी दुआएं मांगते हो, इतनी दुआएं मांगती हो शादी के लिए, और जब शादी होती है, रुखसती होती है, तुम रोने लग जाते हो, इसकी क्या वजह है? तो वो कहती है रोना ये सोच के आता है कि 20 साल दुआएं मांगी थी और मिला ये। तो सही है, यानी कि माँ बाप से बिछड़ने का पूरी नहीं होती ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौहर मेरी तवक्कुआत से बढ़कर है, मेरी ऐसी कोई तवक्कुआत नहीं थी उससे, लेकिन मेरी तवक्कुआत से बढ़कर है मेरा शौहर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत हैप्पीली मैरिड हूँ। लेकिन जो मर्द ये कहते हुए नजर आ रहे हैं ना मुझे कि शादी होने के बाद एहसास हुआ कि ओहो ये क्या हो गया, तो वो उनके ऊपर बताइएगा कि वो क्या वजूहात। अब ये देखें, ये इशारों में ना आपको और मुझे टारगेट कर रही हैं डॉक्टर साहब, तो आप ही जवाब दीजिए, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। नहीं, इसमें जो है ना ये पॉजिटिव बात है जब वो लोग कहते हैं, मर्द हजरात कहते हैं कि ये मैंने क्या किया, अभी मैंने क्यों कर ली। दो सूरतें होती हैं, जिस तरह भी आप जुनैद की बात कर रहे थे, कुछ सूरत में ऐसे होता है कि आदमी इतना खुश होता है कि वो कहता है कि मैंने इतनी अब क्यों की, ये बात मैं 5 साल पहले कर लेता क्यों नहीं किया, और इतनी अच्छी जिंदगी जीता। और कुछ लोग ऑन द अदर हैंड इसलिए ये बात करते हैं कि वो सोचते हैं कि ये अच्छी जिम्मेदारी है, इसे निभाने के लिए मुझे थोड़ा सा मेंटली, फिजिकली और खास तौर पर फाइनेंशियली ज्यादा मैच्योर होना चाहिए था। अगर मैं 5 साल बाद करता तो मैं अपनी आने वाली बेगम को या दुल्हन को बहुत किसी मर्द की लाविश जिंदगी जी पाता। किसी मर्द या औरत की जो एक आज़ादी होती है, बेफिक्री की ज़िंदगी होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता कब आप सो रहे हैं, ब्रश करके आप कहाँ पे चीज़ें रख रहे हैं, टॉवल इस्तेमाल करके कहाँ रख रहे हैं, वो लिबर्टी तो ख़त्म होनी ही है, क्योंकि आपके साथ एक और पूरी जीती जाती ज़िंदगी जुड़ गई है। तो इन चीज़ों को मैनेज करना, पहला जो 6 महीने से 1 साल का टाइम होता है, ये कितना चैलेंजिंग होता है। ज़रा नए जो हमारे टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए। नहीं जुनैद, ऐसा नहीं है। मैं जुनैद थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा आपसे इस बारे में। मैं जुनैद थोड़ा सा इख्तिलाफ इसलिए करूंगा कि जो आपने कहा कि जिम्मेदारी, मैं तो कहता हूँ जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि शादी से पहले तो अपने सारे काम खुद करने पड़ते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे की छोटी मोटी कमियां, कोताहियां या मिसमैनेजमेंट होती है, वो हमारी जो आइडियल वाइफ है पूरी कर देती है। मेरे कपड़े कहाँ रखने हैं, जूते कहाँ रखने हैं, अब मुझे उन चीजों की जिम्मेदारी तो बढ़ गई ना। आए गए के लिए मैनेजमेंट कैसे करनी है कोई परवाह नहीं होती। तो शादी तो बहुत सारी आसानियां लेके आती है। दुरुस्त, ऐसी ही बात है। अगर शादी बहुत सारी आसानियां लेकर आती है डॉक्टर साहब, तो आप क्या मशवरा देंगे कि किस उम्र में, क्योंकि आपने कहा कि मेंटली या फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, वो आप जिस भी उम्र में है उसमें शादी कर ले। बहुत सारे लोगों के पास तो ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, वो मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, मेच्योर होते हैं, फाइनेंशियली भी स्टेबल होते हैं, और फिर उनकी जो फिजिकली वो भी फिटनेस होती है, तो फिर इसके बावजूद भी वो शादी को डिले कर रहे होते हैं कि अभी उन्हें और कुछ अचीव करना है। वो जो लोग कुछ जिम्मेदारियां हैं ऐसी जिनको पूरा करने के बाद वो करेंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि अचीवमेंट शादी के बाद एक नया सफर शुरू होता है। मेरे सामने सबसे बेहतरीन मिसाल नबी सैफ सैयदना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि वो 25 साल की उम्र में शादी करते हैं। इसका मतलब है कि मर्द हज़रात के लिए ये आइडियल एज है, मैं ये समझता हूं। और उसके बाद उस शादी करने के बाद आप देखिए कि उनकी जिंदगी में कितने बड़े बड़े इनकलाब बपा होते हैं, जिम्मेदारियां शेयर हो जाती हैं। तो जो लोग इस वजह से शादी नहीं कर रहे कि अभी मुझे बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, तो वो इस बात को समझें कि शादी आपके सफर को, कामयाबी के सफर को स्पीड अप करती है, रफ्तार तेज कर देगी। आप जल्द अपनी मंजिलों तक
तक पहुंच जाएंगे, अकेले फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। खूबसूरत बात कर दी है। और शादी के बाद ही आपको कोई मकसद मिलता है। छोटे होंगे आफ्टर एज में। इस मिसाल के बाद तो मेरे ख्याल में यकीनी बात बिल्कुल, और exactly। बात रही नहीं जाती। बेहतरीन एज है जनाब 25 साल, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उस एज में शादी की गई है, तो यही हमारे लिए मशले रहा है। बहुत शुक्रिया वो डॉक्टर मर्द साहब। जो मैच्योर नहीं हो पाते उनके लिए भी मेरा मशवरा है कि वो मैच्योर हो जाएं कम से कम, ताकि वो एक लेकिन बंधन किसी को- और चीज से है। बाज तो 70 साल की उम्र में मैच्योर नहीं होते, तो क्या सारी जिंदगी शादी ना लेकिन जो बंधन बांधा है आपने, उसको चलाने की सलाहियत तो उनमें होनी चाहिए। चलें जी, शादी की बात हो रही है तो मुंह मीठा कराते हैं। आपका सौगात है। मिठाई मेसू और देसी घी से तैयार की जाती है, सजावल की पहचान भी बन चुकी है जनाब। जी हाँ जी, मेसू मिठाई खाने में लज्जत है और सेहत बख्श है, इसके साथ साथ मुनफरिद है, क्योंकि ये सौगात तैयार की जाती है देसी घी के साथ, और इसमें वाफर मकदार में विटामिन भी पाए जाते हैं, क्योंकि देसी घी के अंदर कैसे तैयार की बहुत जाती सारे है, जरा vitamins दिखा देते हैं अपने नाज़रीन को। खालिस देसी घी से तैयार करदा मीसो मिठाई सजावल की पहचान बन गई है। अगर किसी सौगात की बात की जाए तो सबसे पहला नाम मीसो मिठाई का ही आता है। ये सौगात हर मौसम में इस्तेमाल होती है, खास तौर पर मौसम सरमा में इसकी मांग में मजीद इजाफा हो जाता है। मीसो मिठाई देखते ही मुंह में पानी भर आता है। गरीब अफराद दुकानों से मीसो लेकर मुख्तलिफ चौक चौराहों पर फरोख्त करते हैं, जिनसे इनका रोजगार भी चलता है। मीसो मिठाई शादी ब्याह में भी सौगात के तौर पर खूब इस्तेमाल किया जाता है। मीसो की तैयारी में खालिस देसी घी, चीनी, मैदा, नशास्ता, बेसन मिलाकर देसी तरीकों से तैयार किया जाता है और बड़ी कढ़ाई में इसे गर्म करके रस बनाकर गाढ़ा किया जाता है और फिर कई मराहल से गुजार कर मीसो तैयार होता है। मुकामी लोग इसे ज़ाती खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। मीसो सुबह नाश्ते में लोग शौक से खाते हैं, इसलिए तो सुबह होते ही शौकीन और व्यापारी मीसो की ऐसी भट्टियों पर पहुंचकर बड़े बड़े बर्तनों और ट्रे में मीसो खरीद कर घर और फरोख्त करने के लिए ले जाते हैं। आप भी मेसू मिठाई से लुत्फानंदोज हुई। अगर आपका कोई अजीज वहाँ पर रहता है तो जरूर मंगवाइए, बल्कि एक डब्बा जो है वो हमारे लिए भी भेजिएगा और इससे लुत्फ आपको दुआओं में उठाइए। याद रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह अल्लाह हाफिज।